वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका पहला ओडीआई मुकाबला। देखो दोस्तों, अभी T20 बहुत सारे ख़त्म हो गए। अभी जो ओडीआई मुकाबले ये चालू हो रहे हैं और ओडीआई मुकाबला समझ लो कुछ ऐसे होता है जैसे शतरंज का जो खेल होता है ना, ओडीआई समझ लो क्रिकेट में आजकल कुछ ऐसे चलता है। तो और इस शतरंज के खेल में मैच होता है, कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, मतलब 3-4 बार घूमेगा। और जब खास करके दो बराबर की टीमें होती है ना, तो जो मैच होता है और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो जो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस श्रीलंका के बीच में पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाना है, ये समझ लो बराबर की टीमें हैं और जो मैच होगा ये 3-4 बार ही घूमेगा। अगर मैच की बात करें तो वेडनेसडे 3 जून इंडिया टाइम अनुसार 9:30 बजे रात को इंडिया टाइम अनुसार आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। ये जो मैच है वीना पार्क किंगस्टन जमाइका के मैदान पे खेला जाएगा। देखो इस मैदान पे अगर हम बात करें अभी तक ओडीआई इंटरनेशनल के 40 मैच खेले गए, जिसमें से क्या हुआ 15 मैच में टारगेट डिफेंड, 24 मैच में टारगेट चेज और 1 मैच में टारगेट टाई रहा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, चेज थोड़ा सा ज्यादा होता है डिफेंड के मुकाबले, मतलब 2 मैचों में चेज होगा तो एक आधा मैच में डिफेंड होता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ का जो पिच है ना, हार्ड तो है लेकिन हार्ड के साथ साथ ना पिच पे हल्की सी घास है, जिसकी वजह से क्या होता है न्यू बॉल से जो तेज गेंदबाज है ना, उनको यहाँ के पिच पे स्विंग भी मिलती है, एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। मतलब आपको पता है ना, ओडीआई में दोनों तरफ से न्यू बॉल यूज होते थे। एक बॉल को पुराना होने में 4-5 ओवर लगता है। तो जो टीम यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने आती है, जो बात पहले गेंदबाजी करती है, तो उनको शुरू में 8-10 ओवर तक का जो तेज गेंदबाज है स्विंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है, एक्स्ट्रा बाउंस भी करता है। तो शुरू में पावर प्ले में विकेटें जाते, उतने रन नहीं बनते। हालांकि जब बॉल पुराना हो जाता है, बॉल की शाइनिंग खत्म हो जाती है, जो बॉल होता है बैट पे अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो बैटिंग के लिए ठीक ठाक है। लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता है, मतलब जब 20-25 ओवर हो जाते हैं, एक बॉल 10-12 ओवर का पुराना हो जाता है। वैसे भी ओडीआई में एक रूल आ गया है कि 35 ओवर के बाद अब एक ही बॉल कंटिन्यू आगे चलेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा बहुत स्पिनर्स गेंदबाजों को भी मदद करता है, इसलिए इस मैदान पे उतने रन नहीं बनते, क्योंकि शुरू में तेज गेंदबाजों को स्विंग करेगा तो रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, विकेट जाता है। बीच में बैटिंग के लिए बढ़िया होता है पिच, लेकिन बाद में जब बॉल ज्यादा ही पुराना हो जाता है तो स्पिनर एंड स्लोवर गेंदबाजों को भी मदद करता है, इसलिए बीच बीच में विकेट जाते रहते हैं। इसलिए जो मैच होता है मीडियम स्कोरिंग होता है। हालांकि जो बाउंड्री लेंथ है वो 60 से 72 मीटर की मीडियम है, लेकिन वही है कि गेंदबाजों को मदद करने की वजह से बाउंड्री कितनी भी मीडियम हो, बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, रन बनाना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। इसलिए अगर हम बात करें पावर प्ले की, जो 10 ओवर का होता है, उसमें आपको 45 से 50 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता हो सकता है एक आधा 2 विकेट जाए। 25 ओवर स्कोर की बात करें तो 110 से 120, 40 ओवर स्कोर की बात कर ले तो 180 से 190, वही 50 ओवर स्कोर की बात करें तो 250 से 270। मतलब देखा जाए तो मीडियम स्कोरिंग मैच होता है, जो ज्यादातर मैचों में चेज होता है। चेज क्यों होता है अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं। तो देखो, जो पहली इनिंग में घास होती है ना, जब 50 ओवर का गेम होता है ना, पहली इनिंग होती है, जो घास होती है वो काफी कुछ तक का उड़ जाती है, मतलब घिस जाती है, क्योंकि लगातार उस पर मैचेस हो रहे हैं तो घास तो उड़ेगी। तो जो पहली इनिंग में 8-10 ओवर तक का तेज गेंदबाजों को स्विंग करता है, दूसरी इनिंग में 2-4 या 6 ओवर, मतलब जल्दी स्विंग खत्म हो जाती है जो पिच है उसके यूज होने की वजह से। तो इसलिए क्या होता है कि सेकंड इनिंग में, और अक्सर यहाँ पे ड्यू भी आती है, तो एक तो स्विंग ज्यादा देर तक का सेकंड इनिंग में नहीं करता और ड्यू भी जल्दी आ जाती है, तो गेंदबाजों को ग्रिप कराने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो जो स्पिनर्स गेंदबाजों या स्लोवर गेंदबाजों को जितनी मदद पहली इनिंग में मिलती है वो दूसरी इनिंग में नहीं मिलती, इसलिए इस मैदान पे चेज थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आज भी जो टीम चेज करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि जो चेज करेगा वही जीतेगा, क्योंकि इस मैदान पे अगर 24 मैच में टारगेट चेज हुआ है तो 15 मैच में टारगेट डिफेंड भी हुआ है। बाकी हाईएस्ट स्कोर की बात करें इस मैदान पे पाकिस्तान ने 349 बनाए थे, जो लोवेस्ट स्कोर है इस मैदान पे 99 ऑल आउट। जिम्बाब्वे हो गया है चेज करना, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा मुश्किल है, 253 253। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के सामने 2005 में किया था, मतलब 2005 253, मतलब इस मैदान पे 253 से ज्यादा का जो टारगेट है अभी तक चेज नहीं हुआ। सॉरी, मतलब चेज करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि पहली इनिंग में उतना स्कोर बनता नहीं है। वहीं बात करें लोवेस्ट टोटल डिफेंड की तो 198, जिसे वेस्ट इंडीज ने इंडिया के सामने 2006 में किया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें ज्यादा स्कोर पहली इनिंग में गेंदबाजों को मदद करने की वजह से बन नहीं पाता, इसलिए चेज थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। अगर हम इस मैदान पे दोनों टीमों की आंकड़ों की बात करें तो भैया जो वेस्ट इंडीज है तो 35 मैच खेला, जिसमें से 25 मैच जीता, वेस्ट इंडीज ने 10 मैच हारा। वेस्ट इंडीज का होम कंडीशन है, होम कंडीशन के हिसाब से काफी गजब की परफॉर्मेंस है। ज्यादातर मैचेस जो वेस्ट इंडीज है इस मैदान पे जीतता है। श्रीलंका की बात करें 3 मैच खेले 2 जीता है 1 हारा, तो श्रीलंका की भी जो परफॉर्मेंस इस मैदान पे ठीक ठाक है, क्योंकि 3 में से 2 मैच इस मैदान पे श्रीलंका जीता है। हालांकि वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका के बीच में एक मैच खेला गया जिससे वेस्ट इंडीज जीता, तो यानी इस मैदान पे श्रीलंका अभी तक वेस्ट इंडीज को हरा नहीं पाया, भले ही एक ही मैच खेला गया। तो आज के मैच में क्या वेस्ट इंडीज फिर से मैदान फतेह करेगा? चलो समझते हैं, दोनों टीमों के एनालिसिस करेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी।
जाएंगी। बस उससे पहले आपको ना मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ना ये टीम मैच जीत सकती है, तो लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जा सकते हैं, लगभग उसके आसपास विकेट भी चले जाते हैं। 5, 10, 15, 20 ओवरों में कितना स्कोर बनेगा, मैच कब घूमेगा कब नहीं घूमेगा, जबरदस्त एनालिसिस के साथ जबरदस्त अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलती है, जिसकी लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी लिंक मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे जरूर आए, आपको बहुत मजा आएगा। अब दोनों टीमों का थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं। तो देखो जो वेस्ट इंडीज की ओपनिंग जोड़ी है जोम कैम्पेबल के साथ अकीम अगस्त, ये दोनों ओपन कर सकते हैं। देखो दोनों की बात करें, दोनों ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक में काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए और कई सारे इंटरनेशनल मैचों में इन दोनों ने ओडीआई में काफी ज्यादा बढ़िया शुरुआत करी। तो जो वेस्ट इंडीज की ओपनिंग जोड़ी है ठीक ठाक है। दूसरी तरफ लंका की बात करें, पथुम निसांका के साथ कुशल मिसारा। देखो पथुम निसांका आप सबको पता काफी गजब के बल्लेबाज है, लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस करते रहते हैं। और ओडीआई में ये है कि इनका अगर जल्दी मतलब 2-4 रन 10 रन के अंदर आउट हो गए तो आउट हो गए, नहीं तो हमेशा लंबी पारी खेल के आते हैं। कुशल मिसारा की बात करें, सॉरी कामिल मिसारा की बात करें, तो कामिल मिसारा क्या है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। टेक्निकल साउंड है, कई मैचों में बहुत बढ़िया खेलते हैं तो कई मैचों में थोड़ा सा फ्लॉप होता है। तो अगर दोनों टीमों का ओपनिंग जोड़ी का कंपैरिजन करें तो लगभग एक जैसी है, ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। बात करें अगर हम यहाँ पे मिडिल ऑर्डर की, केसी कर्टी बात करें तीसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज के लिए ओडीआई में लगातार परफॉर्मेंस करते रहते हैं, मतलब बड़ी बड़ी पारियां खेलते रहते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। इसके अलावा सेहोप, देखो सेहोप की बात करें तो ओडीआई में ना वेस्ट इंडीज के लिए जान एंड शान है। सबसे ज्यादा रन सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस सेहोप ही करते हैं, चौथे नंबर पे लगातार रन बनाते रहते हैं। पांचवें नंबर पे सिमरन हिटमायर या फिर जस्टिन ग्रीव, दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है। देखो सिमरन हिटमायर की बात करें तो ज्यादा अच्छी फॉर्म नहीं है, जस्टिन ग्रीव के पास भी ज्यादा अच्छी फॉर्म नहीं है। तो तीसरा चौथे नंबर का बल्लेबाज तो बहुत बढ़िया है, पांचवें नंबर का बल्लेबाज थोड़ा सा वेस्ट इंडीज के लिए स्ट्रगल कर सकता है। दूसरी तरफ लंका की बात करें, कुशल मेंडिस, देखो कुशल मेंडिस कप्तान एंड विकेट कीपर, इनकी बात करें तो आप सबको पता श्रीलंका के लिए आज के टाइम पे ओडीआई में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस यही करते, तीसरे नंबर पे आते हो, लगातार 80, 90, 100 रन बनाते रहते, बहुत बढ़िया इस नंबर पे इनकी परफॉर्मेंस रहती है। पवन रत्ना नायके की बात करें चौथे नंबर पे देखेंगे, कई मैचों में बहुत बढ़िया खेलते, कई मैचों में थोड़ा सा जल्दी आउट हो जाते, ओवरऑल ठीक ठाक है। चरित असलांका का भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो पांचवें नंबर पे लगातार श्रीलंका के लिए रन बनाते रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों की जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी लगभग ठीक ठाक है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो श्रीलंका की मिडिल ऑर्डर है वो वेस्ट इंडीज के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि इधर सिमरन हिटमायर या जस्टिन ग्रीव दोनों में से किसी के पास फॉर्म नहीं है, उधर तीनों बल्लेबाज ठीक ठाक करते हैं, इधर सिर्फ सेहोप एंड केसी कर्टी ठीक ठाक करते, तो थोड़ा सा कह सकते हैं श्रीलंका बेहतर है। 19-20 है, बहुत ज्यादा नहीं। बात करें डेथ बल्लेबाजी की तो सरफेन रदरफोर्ड, देखो सरफेन रदरफोर्ड की बात करें तो ओडीआई में काफी ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस करते, लगातार रन बनाते। एक बार तो बीच में ऐसे आया था कि 5-6 मैचों में लगातार हाफ सेंचुरी लगाई थी और साथ में शतक भी लगाया था। अभी टी20 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके, हाँ मुंबई इंडियंस उतने अच्छे से इनको यूज नहीं कर पाए, ओवरऑल ये रन बनाते हैं। इसके अलावा रोस्टन चेस की बात करें तो कभी ये चौथा 5वें नंबर पे खेल जाते, कभी 7वें नंबर पे, लेकिन जहां भी खेलते हैं रोस्टन चेस के बल्ले से रन निकलता है। ओडीआई में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते, उतनी गति से रन नहीं बना पाते लेकिन रन बनाते रहते हैं। मैथ्यू फोर्ड भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते थे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा जो वेस्ट इंडीज की डेथ की बल्लेबाजी है लंबी है और ठीक ठाक फॉर्म में भी है। दूसरी तरफ लंका की बात करें तो जनित लियांगे, देखो जनित लियांगे की बात करें तो ये लगातार श्रीलंका के लिए ओडीआई में रन बनाते रहते हैं। जब जब श्रीलंका फंसा होता है आप देखेंगे जनित लियांगे 60वें नंबर पे आते हैं, रन बनाते हैं। इसके अलावा कामिंडू मेंडिस लगातार डेथ में बहुत ज्यादा बढ़िया फिनिश करते हैं। वानुंडा हसरंगा भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो श्रीलंका की भी जो डेथ की बल्लेबाजी है लंबी और ठीक ठाक फॉर्म में, तो डेथ में अगर कंपेयर करें तो डेथ में भी लगभग एक जैसी बल्लेबाजी दोनों की। तो ओवरऑल बल्लेबाजी की अगर कंपेयर करते हो तो मिडिल के ओवरों में थोड़ा सा श्रीलंका बेहतर नजर आ रहा है, नहीं तो ओवरऑल ठीक ठाक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 19-20 का मामला है, 20 श्रीलंका की बल्लेबाजी है, 19 है वेस्ट इंडीज। गेंदबाजी की बात करें तो अल्जारी जोसेफ की अगर यहाँ पे वापसी होगी तो आप सबको पता न्यू बॉल से इनके पास गति है, स्विंग है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा ओडीआई में मिडिल के ओवरों में जो इनकी लेंथ होती है बढ़िया होती है, वहां पे भी विकेट चटकाते, डेथ में भी ठीक ठाक गेंदबाजी चलती है। इसके अलावा सामर जोसेफ खेलेंगे, नया लड़का है, कभी बहुत ज्यादा बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, कभी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। सेम कहानी है जयदेन सीलेस की बात करें तो कभी कभी इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करेंगे लगेगा इनसे खतरनाक गेंदबाज कोई है नहीं, फिर एक आता मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर देते हैं। मैथ्यू फोर्ड की बात करें तो वेरिएशन ठीक ठाक कर लेते हैं, उतनी अच्छी स्विंग नहीं है। तो ओवरऑल जो तेज गेंदबाजी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा परफेक्ट है ऐसा भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ना खराब है ना बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक ठाक तेज गेंदबाजी किसके वेस्ट इंडीज की। दूसरी तरफ लंका की बात करें तो दुष्मंथा चमीरा काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, लगातार न्यू बॉल से बढ़िया गेंदबाजी करते रहते हैं श्रीलंका के लिए, विकेट भी चटकाते, किफायती भी रहते हैं। सिर्फ न्यू बॉल से दुष्मंथा चमीरा बढ़िया गेंदबाजी नहीं करते, मिडिल के ओवरों में भी इनका जो लाइन लेंथ रहता है बढ़िया रहता है और डेथ में भी गेंदबाजी इनकी ठीक ठाक चलती है। दिलशान मधुसंका की बात करें तो ओडीआई में श्रीलंका के लिए न्यू बॉल से बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हैं, हमेशा विकेट चटकाते हैं, लेफ्ट आर्मर बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। मतलब ओडीआई के लिए बहुत परफेक्ट गेंदबाज है दिलशान
श्रीलंका। इसके अलावा सीथा फर्नांडो काफी दिनों से मतलब श्रीलंका के ओडीआई में लगातार खेलते हैं और लगातार बढ़िया गेंदबाजी कर भी रहे हैं। इसके साथ मे भी किसी की जगह पे अगर ईशान मलिंगा को मौका मिलता है तो ईशान मलिंगा ने अपने देखा होगा हैदराबाद के लिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, तो गेंदबाज काफी तगड़ा है। तो श्रीलंका की जो तेज गेंदबाजी वो भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं कहेंगे, बहुत खराब भी नहीं कहेंगे, ठीक ठाक है। तो दोनों की तेज गेंदबाजी अगर आप कंपेयर करते हो तो लगभग एक जैसा मामला। वहीं स्पिन गेंदबाजी की अगर बात करें तो गुडा के स्मूटी और रस्टन चेज, देखो गुडा के स्मूटी की बात करें तो इनका जो लाइन लेंथ रहता है काफी ज्यादा सटीक रहता है, तो इसलिए इनके सामने रन इतने आसानी से बनते हैं, वो विकेट भी इनको मिल जाते हैं। रोस्टन चेज की बात करें तो रोस्टन चेज किफायत विकेट उतना नहीं मिलता लेकिन किफायती रहते हैं। तो ओवरऑल जो स्पिन गेंदबाजी वेस्ट इंडीज की ठीक ठाक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ बात करें वाइनंडू हसरंगा, आप सबको पता विकेट टेकर गेंदबाज है, भले थोड़ा सा महंगे हो लेकिन जब भी ये खेलते हैं 2-3-4 विकेट श्रीलंका के लिए लेके आते हैं। अगर महेश थिगछड़ा भी खेलते हैं तो महेश थिगछड़ा का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, कभी बहुत बढ़िया गेंदबाजी चलती है, कभी किफायती रहते, कभी महंगे रहते, कभी विकेट भी चटकाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो श्रीलंका की भी जो स्पिन गेंदबाजी ठीक ठाक है। इसके अलावा चहित असलांका, कामिंडू मेंडिस ये भी बढ़िया गेंदबाजी कर लेते, तो मतलब कई सारे ऑप्शन है। पवन रत्ना नायके भी थोड़ा बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं, जनित लियांगे थोड़ा सा तेज गेंदबाजी कर लेते हैं। तो श्रीलंका के पास कई सारे ऑप्शन है। तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि गेंदबाजी में जो श्रीलंका की टीम है 20 है वेस्ट इंडीज के मुकाबले। तो भैया मैच कौन जीतेगा? वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहार पे कंपैरिजन करें तो वेस्ट इंडीज का जो बल्लेबाजी एवरेज है आखिरी के 6 मैच में 254 254, आज के टाइम पे ओडीआई में समझ लो 300 बनता है, वहीं वेस्ट इंडीज 254 बना पा रहा है। जो बल्लेबाजी है वेस्ट इंडीज की आखिरी 6 मैचों के हिसाब से लग रहा है स्ट्रगल कर रही है, 2-3 बल्लेबाजों के अलावा ज्यादा कोई रन नहीं बना पाता। सेम कहानी है श्रीलंका की 266 266, वेस्ट इंडीज से 10-12 रन बेहतर है, लेकिन वही है ना कि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 300 रन बनते हैं ओडीआई में, लेकिन इनके बल्लेबाज नहीं बना पा रहे। मतलब एक आधा 2 बल्लेबाज चलते तो 3-4 बल्लेबाज श्रीलंका की फ्लॉप होते हैं। गेंदबाजी की बात करें 5.72 है किसका वेस्ट इंडीज का, यानी जो इनके गेंदबाज है लगभग 280 290 या 300 रन खा जाते हैं, बल्लेबाज 250-60 बना पाते हैं। यानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए वेस्ट इंडीज आखिरी के 6 मैचों में बस 1 मैच जीता, 5 मैच हारना पड़ा। वहीं श्रीलंका की बात करें तो 5.64, तो इनके भी गेंदबाज 270-80 के आसपास या कभी कभी 290 या 300 भी खा जाते हैं, और बल्लेबाज 266-70 या 75 बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। यानी इनका भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा अच्छा नहीं चल पा रहा है, इसलिए ये भी आखिरी के 6 मैच में बस 1 मैच जीते, 5 मैच हारे। जैसा मैंने शुरू में बताया था दोनों टीमें एक जैसी हैं, एक जैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये आखिरी के 6 मैचों की परफॉर्मेंस से आपको दिख भी गए होगा कि हाँ यार दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें इनके बीच में 64-64 मैच खेला गया, 32 मैच वेस्ट इंडीज जीता, 32 श्रीलंका। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं मामला बराबर का, 1 मैच वेस्ट इंडीज जीतता है तो 1 श्रीलंका जीतता है। बात करें वेस्ट इंडीज की सरजमी पे 13 मैच खेला गया, 8 मैच जीता वेस्ट इंडीज, 5 मैच जीता श्रीलंका। तो थोड़ा वेस्ट इंडीज अपने घर में मतलब मैचेस ज्यादा जीता है, लेकिन श्रीलंका ने भी वेस्ट इंडीज को उनके घर में बराबर की टक्कर दी है। तभी अगर 13 में से 8 वेस्ट इंडीज जीता तो 5 श्रीलंका भी जीता। लास्ट 5 मुकाबलों की बात करें तो 2 मैच जीता वेस्ट इंडीज, 3 मैच जीता श्रीलंका। तो यहाँ पे 1 श्रीलंका 1 वेस्ट इंडीज, तो इनके बीच में यही होता है कि 1 मैच श्रीलंका जीतता, 1 वेस्ट इंडीज जीतता। तो शुरुआत कौन कर रहा है इस सीरीज की जीत के साथ, चलो मैं आपको बताता हूं। बस उससे पहले जैसा मैंने शुरू में बताया था कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर, और साथ में ना इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक इनिंग के बाद एक बढ़िया एनालिसिस की रील बनाता हूं, उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूं। अगर आप वो रील देखोगे ना तो मैच काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि टारगेट चेंज होने वाला, डिफेंड होने वाला, मैच किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। तो इंस्टाग्राम की भी जो लिंक है वो मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो जरूर करें। अब आते हैं मैच पे। देखो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों के कंपेरिजन करें, जो करंट परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देखें तो बल्लेबाजी गेंदबाजी एक जैसी चल रही है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा होम कंडीशन जो है वो वेस्ट इंडीज को फेवर करेगा। और तीसरी चीज ये कि पिछले कुछ टाइम से जो वेस्ट इंडीज है ना अपने घर में, घर के बाहर तो नहीं, अपने घर में जो ओडीआई मुकाबला है काफी ज्यादा बेहतर खेलता है। तो इसलिए जो मेरी एनालिसिस है उसके हिसाब से मुझे लगता है जो पहला ओडीआई मुकाबला है इसको टीम वेस्ट इंडीज अपने नाम पे कर सकता है। बाकी आपके हिसाब से पूरी एनालिसिस देखने के बाद क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अगर मेरी एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन वीडियो आपको मदद करती है, आपको अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।